नमस्कार। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। वहाँ उसे सभी की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए सामंजस्य बिठाकर चलना होता है और ससुराल के लोगों का भी यह फर्ज बनता है कि वह बहू की इच्छाओं का ध्यान रखें। सास का अपनी बहू के प्रति खराब होते रवैये को ननद अपनी समझदारी से सही कर सकी या नहीं, देखते हैं आज की कहानी ननद की समझदारी। सुधा ने रसोई का स्लैब साफ कर नल बंद किया और गहरी सांस लेते हुए सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उसकी गहरी सांस बता रही थी कि उसकी पहली पारी के घरेलू काम खत्म हो चुके हैं और एक कप चाय पीते हुए तसल्ली से बैठने का समय आ गया है। उसने चाय बनाई और टीवी के आगे पसर गई। चैनल उलट पुलट कर देखी, कहीं कुछ ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा था तो फोन उठाया और लगी सहेली से बतियाने। यह सुधा का रोज का रूटीन था। सुबह 6 बजे से उठकर 11 बजे तक घर के सब काम निपटाती, लंच की तैयारी कर लेती और फिर आधा 1 घंटा टीवी देखते हुए सुस्ताती। किसी न किसी सहेली को पकड़ फोन पर गप्पे मारती और फिर नहाने जाती। नहाकर दूसरी पारी के काम निपटाने को मुस्तैद हो जाती। सुधा बेफिक्र बतिया रही थी। वह उसकी सासू माँ सरिता जी उसे दूर से ही घूर कर मुँह बना रही थी। जब उनसे रहा न गया तो बोल ही उठी, बेटा बातें बाद में कर लेना, जरा उठकर नहा धो लो, कुछ घड़ी पूजा पाठ। इस पर सुधा ने उन्हें ऐसे घूरा जैसे किसी अपरिचित को देखकर समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर यह है कौन साहिबा जो मुझसे ऐसे बात कर रही हैं। चली जाऊंगी मम्मी जी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, सुबह से काम कर कर के थोड़ा थक गई हूँ और बोर भी लग रहा है। इस तरह से गप्पा ब्रेक लेने से हमारा रूटीन बोरिंग काम करते हुए बना मेंटल ब्लॉक रिलीज हो जाता है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी दिन में ऐसे 2-3 ब्रेक ले ही लिया करो, आपका भी मूड फ्रेश रहेगा, कहकर सुधा हंसने लगी। उसकी हंसी से सरिता जी की चिढ़ और बढ़ गई। बस बस, मेरे पास ऐसे ब्रेक लेने का फालतू समय नहीं है और ना ही मुझे घर के काम बोरिंग लगते हैं, तुम ही लो अपना गप्पा ब्रेक, चिड़े स्वर से कहकर सरिता जी बुरा सा मुंह बनाकर चली गईं। कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था। सरिता जी बात बात पर सुधा को टोकने लगी थी। उसके लिए सरिता जी के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। सुधा भी हैरान थी कि अचानक मम्मी जी को हो क्या गया है। पहले तो उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। 8 साल हो गए सुधा को इस घर की बहू बनकर आई। सबसे ज्यादा उसे सरिता जी का ही सपोर्ट मिला। अनुज से लव मैरिज हुई थी उसकी। सुधा के घर वाले शादी के विरुद्ध थे, पर अनुज के घर वालों ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। सुधा उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आर्किटेक्ट थी जहां अनुज सिविल इंजीनियर था। वहीं दोनों की मुलाकात हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आज दोनों अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। सुधा एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी। शादी से पहले उसने कभी रसोई घर का रुख भी नहीं किया था। घर गृहस्थी को संभालने की बात तो दूर, उसे चाय तक बनाना नहीं आता था। लेकिन सरिता जी की ममता भरी छत्र छाया में वह अनुज के प्यार भरे सहयोग से उसने धीरे धीरे सब सीख लिया था। बच्चों के होने के बाद उसने जॉब भी छोड़ दी। घर में मेड थी, काफ़ी कुछ काम वही कर जाती थी। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाना, उन्हें एक्टिविटी क्लासेस ले जाना, बाजार से जरूरी सामान लाना, ये सब काम सुधा संभाल रही थी। सरिता जी भी कुछ न कुछ काम करती रहती, पर उनकी भूमिका हेल्पर की ही रहती। इस तरह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। पर कुछ दिनों से सरिता जी का व्यवहार बदल गया था। उन्हें सुधा में मीन मेघ नजर आने लगे थे। कुछ दिनों से नहीं, बल्कि ठीक उसी दिन से जब वह अपनी बड़ी बहन कामनी के घर से अपने भांजे की शादी अटेंड करके वापस लौटी थी। कामनी जी की बड़ी बहू सीमा से वे बेहद प्रभावित हुई थी। हर समय मम्मी जी कहकर सास की सेवा में खड़ी रहने वाली सीमा सुबह जल्दी उठकर नहाकर पूजा पाठ करने वाली, पाक कला में निपुण सीमा और तो और सोने से पहले सास के पैरों में तेल लगाने वाली सीमा। सरिता जी आश्चर्यचकित रह गईं कि आज के दौर में भी ऐसी बहुएं होती हैं। पहली बार सरिता जी को सुधा में असंख्य कमियां नजर आने लगीं। उन्हें एहसास होने लगा कि बहू को चुनाव में उनसे
उनसे गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की बात झट से मान ली, वरना खोजने पर शायद सीमा जैसी बहू मिल ही जाती। कैसी गुणी है। सास के कपड़े अपने हाथों से प्रेस करना, पैर दबाना, तेल लगाना। सरिता जी का मन अपनी ही बहन के लिए ईर्ष्या से भर उठता। सीमा से मिलते ही सरिता जी को अपने जीवन में बड़ी भारी कमी का एहसास होने लगा, और वही एहसास जब तब सुधा के सामने झलकने लगा था। दोपहर में सुधा हॉल में बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी सरिता जी ने उसे खबर दी, सुधा आज बीना घर पर आ रही है, साथ में उसके सास ससुर भी आ रहे हैं। वे तो आज ही चले जाएंगे, पर बीना कुछ दिन रहेगी। वाह, बुआ आ रही हैं, फिर तो बड़ा मजा आएगा, खूब मस्ती करेंगे। बच्चे अपनी इकलौती बुआ के आगमन की बात सुनकर खिल उठे। बुआ से उनकी बहुत बढ़ती जो थी, और कोई न कोई गिफ्ट भी जरूर मिलता था। सूचना देकर सरिता जी जाने लगी। तभी उनकी नज़र सुधा के कपड़ों पर पड़ी। सुधा सफ़ेद टॉप और ब्लू जीन्स में बैठी थी, बालों को ऊपर से लपेटकर क्लिप लगाया हुआ था। बहुओं वाला कोई बनाव श्रृंगार नहीं था। सरिता जी की आंखों के सामने साड़ी में लिपटी सजी धजी सीमा की मोहक छवि तैराई। मन एक बार फिर खिन्न हो गया। सुनो सुधा, बीना के सास ससुर के सामने ऐसे मत रहना, जरा बन सवर के आना, हो सके तो साड़ी पहन लेना। मम्मी जी, मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं संभलती, अगर पहन भी ली तो फिर मुझसे कोई काम नहीं हो सकेगा। साड़ी संभालूंगी या उनकी मेजबानी करूंगी। ऐसा कीजिए, साड़ी आप पहन लेना और काम मैं संभाल लूंगी, कहकर सुधा अपने चिर परिचित अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन सरिता जी को उसका यूं हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुधा का ऐसा ही स्वभाव था, बात बात पर हंसना, खिलखिलाना, जो दिल में है झट से कह देना। अभी तक सरिता जी को सुधा की यह बात बहुत पसंद थी, पर आज उसे यह जुबान लड़ाना लग रही थी। बीना अपने सास ससुर के साथ आ गई थी। सुधा ने सबकी गरम गरम नाश्ते के साथ खूब हंस बोलकर आवभगत की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर सरिता जी कुछ बुझी सी थी, जिसे बीना ने भी महसूस किया था। जिस तरह से सरिता जी सुधा को देख रही थी, बीना ने भांप लिया कि जरूर भाभी और माँ के कुछ शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि पिछले 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपने समधियों को विदा कर सरिता जी बीना के साथ बतियाने बैठ गईं और सुना, क्या हालचाल है तेरे? हमारे दामाद जी का क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है मम्मा। आप सुनाइए, आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी? कैसी है उनकी नई बहू? बीना ने जैसे सरिता जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। बीना अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसीलिए सरिता ने अपने दिल का गुबार बेटी के सामने निकाल दिया। माँ का हताश भरा यह रूप देखकर बीना अबाक रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। अच्छा चलो छोड़ो मम्मा, मुझे अपने हाथ की एक कप गरम गरम अदरक वाली चाय पिलाओ ना, कहकर बीना ने बातों की धारा बदली। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बना कर लाई। सरिता जी खुशी खुशी चाय बनाने चली गई। वहीं दूसरी ओर बीना सोच में पड़ गई, यह बैठे बिठाई माँ को क्या हो गया। सरिता जी चाय बना कर लाई तो बीना अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। मम्मा, पिछले महीने बेंगलुरु गई थी ना, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, देखो लेने से मना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। बीना ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे क्यों मना करूँगी भला, वैसे भी तू मेरे टेस्ट को अच्छे से जानती है। तेरी लाई हुई सभी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं। बीना ने खुश होते हुए बैग से एक सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर सरिता जी की ओर बढ़ा दिया। सूट देखकर सरिता जी अचरज में पड़ गईं, पर बीना की भावनाओं का ख्याल रखते हुए थोड़ा संयत हुई। बीना, क्या ये अनारकली तू मेरे लिए लाई है? लेकिन तुझे तो पता है ना, मैं ये सब नहीं पहनती, बस साड़ी ही पहनती हूँ। मैं जानती हूँ मम्मा, तुम नहीं पहनती, पर जब मैंने इसे देखा तो बस तुम्हारी ही याद आई। मेरे दिल ने कहा तुम इसमें कितनी खूबसूरत और यंग लगोगी। पर बीना, परवर कुछ नहीं मम्मा, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये अनारकली तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा।
बीना सरिता जी के गले में बाहर डालते हुए एक बच्चे की तरह जिद करने लगी। मम्मा, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? बीना का स्वर रुआसा हो चला। पसंद तो है, बहुत सुंदर सूट है। ऐसा कर, तू इसे अपनी भाभी को दे दे, उस पर यह खूब सूट करेगा। नहीं मम्मा, सुधा भाभी के लिए नहीं, यह मैंने बड़े चाव से आपके लिए ही खरीदा है और मेरी यह जिद है कि आप ही इसे पहनेंगी। चलिए अब जल्दी से इसे पहनकर दिखाइए। सरिता जी की तो जैसे जान ही सकते में आ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बीना ऐसी जिद क्यों कर रही है। उसने आज तक कभी सूट नहीं पहना, वो भी इतनी फैशनेबल स्टाइल का सूट तो वह पहन ही नहीं सकती। लेकिन इसे कैसे समझाएं? ये तो जैसे बाल हट लेकर बैठ गई है। सरिता जी ने उस सूट की कमर देखी। लेकिन बेटा, ये तो बहुत टाइट फिटिंग का है, मैं तो इसमें फिट ही नहीं हो पाऊंगी। ओह अच्छा। बीना ने सूट को उलट पुलट कर देखा। सूट सरिता जी के हिसाब से वाकई टाइट फिटिंग का था। वह वापस से मनुहार करने लगी। मेरी प्यारी मम्मा, यह सूट थोड़ा ही तो टाइट है। आप ऐसा कीजिए, कल से थोड़ी डाइटिंग वॉक वगैरह शुरू कर दीजिए, फिर देखिए महीने भर में कैसे ही आपको पूरा फिट आ जाएगा। इस बार सरिता जी बुरी तरह से झल्ला गई। ये क्या मजाक है बीना, मुझे नहीं पहनना कोई अनारकली वनारकली। सरिता जी को आखिरकार गुस्सा आ गया। मम्मा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? बीना ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार, पर तुम्हारी ये मांग बिल्कुल बचकानी है कि तुम्हारे लिए मैं जबरन इस सूट में फिट होकर इसे पहनने लगूं, जबकि मैं इसे कपड़े पहनने की ना तो आदी हूँ ना ही कंफर्टेबल हूँ। तो मम्मा, फिर आप सुधा भाभी के लिए मौसी के यहाँ की सीमा स्टाइल सूट क्यों बना कर ले आई हैं और चाहती हैं कि वे उसमें फिट हो जाएं, जबकि वो सूट उनकी प्रकृति व स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। बीना ने सरिता जी की तरफ ठहरी हुई नजरों से देखते हुए कहा, ये क्या कह रही हो? मैं तो कोई सूट नहीं लाई हूँ उसके लिए। सरिता जी को बीना की कही बात कुछ समझ नहीं आई। लाई हो मम्मा, सीमा जैसी बहू बनने की अपेक्षा का सूट लाई हो और भाभी को जबरन उसमें फिट करने की कोशिश कर रही हो। वो नहीं हो रही हैं तो आपको उनसे शिकायत होने लगी है, वरना अब से पहले तो आपको उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। उल्टा आप उनकी तारीफ ही किया करती थी कि कैसे उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे करियर को महत्व नहीं दिया, कैसे धीरे धीरे आपसे घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। अब वह सब भूलकर आपको ये सब नजर आने लगा कि वे सीमा जैसी सुबह नहीं उठती, पूजा पाठ नहीं करती, आपके पैर नहीं दबाती, बहुओं की तरह पहन ओढ़कर नहीं रहती। और मान लिया जाए कि वो ये सब करने भी लग जाएं, तो आपका क्या भरोसा, फिर किसी और की बहू को देख लेंगी और उनके लिए फिर से अपेक्षाओं का नया परिधान तैयार कर देंगी और चाहेंगी कि वे उसमें फिट हो जाएं। ऐसी अपेक्षाओं का तो कोई अंत नहीं है मम्मा। सरिता जी चुपचाप बीना की बात सुन रही थी। एक बात और मम्मा, भाभी हंसमुख है, अभी तक आपकी बातों को सहजता से ले रही है। यह तो मैंने आज खुद देख लिया, लेकिन अगर आपका यही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वे आपको पलटकर कठोरता से जवाब भी देने लगेंगी, ठीक ऐसे ही जैसे अभी आपने मुझे दिया था। और फिर इस घर की शांति भंग होते देर नहीं लगेगी। बीना की बातों ने सरिता जी को झकझोर कर रख दिया। वाकई वे सुधा के लिए बहन के घर से कैसा काल्पनिक परिधान तैयार करके लाई थी, जो पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा अभिशाप बन सकता था। अपनी गलती समझकर उसकी आंखों से आंसू झलक आए और उन आंसुओं ने भ्रमित अपेक्षाओं का परिधान तार तार कर दिया। बहुत दिनों के बाद सरिता जी को पहले की तरह ही सब कुछ सहज लग रहा था। अच्छा ठीक है, फिर से नहीं तैयार करूंगी कोई सूट, पर ये तो बता अब इस अनारकली का क्या होगा? सरिता जी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। इसका क्या होना है, इसे तो वही पहनेगा जिसके लिए यह बना है। किसके लिए?
सरिता जी ने बीना को शक की नजरों से देखा। मेरे लिए और किसके लिए, कहकर बीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में सरिता जी का हास्य स्वर भी शामिल हो गया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।